नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लद्दाख में चल रहे क्लाइमेट प्रोटेस्ट के बारे में, क्लाइमेट फास्ट के बारे में। इसके पीछे की कहानी क्या है, इनकी क्या डिमांड है और सरकार इनके डिमांड को क्यों नहीं पूरा करना चाहती और सरकार का क्या पक्ष है, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल ये भी है कि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, क्या ये एक प्रोपेगेंडा है विपक्ष के द्वारा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, यदि हम बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण चेहरा निकल के आया, हालांकि और भी इसमें पार्टी इन्वॉल्व है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो सोनम वांगचुक जी एक महत्वपूर्ण चेहरा जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट रहे हैं और 6 मार्च को इन्होंने स्टार्ट करा। क्यों करा ये भी हम बात करेंगे। तो 6 मार्च से 26 मार्च तक इनकी फास्ट चली, हालांकि अभी और भी आगे फास्ट चलेंगी, मगर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो है 21 दिन का जो फास्ट है ये तोड़ दिया है। ये 21 दिन का फास्ट था और महात्मा गांधी इसके पहले 21 दिन का फास्ट कर चुके हैं। उन्होंने ऐसा लगभग 3 बार महत्वपूर्ण समय में किया है। ये 3 यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा हूँ, तो महात्मा गांधी जी के रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने कर ली है। यदि हम बात करें आगे, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने ये साफ लिखा है, जब इन्होंने क्लाइमेट फास्ट तोड़ा, क्लाइमेट फास्ट इसलिए क्योंकि क्लाइमेट के लिए ये फास्ट करी जा रही है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, यदि बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अब जो है आगे 10 दिन का जो है फास्ट रखा जाएगा विमेन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। उसके बाद फिर यूथ के द्वारा जो युवा होंगे वो रखेंगे, फिर जो साधु होंगे, जो मॉन्क होंगे मोनेस्ट्रीज के, ठीक है, जो बौद्ध वहाँ पे बुद्धिस्ट ज़्यादा आपको मिलते हैं, तो वो यहाँ पे रखेंगे। फिर वापस सोनम वांगचुक जी आएंगे। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने लिखा है कि ये अभी लड़ाई तो शुरू नहीं है, अभी तो पार्टी मतलब अभी तो फास्ट शुरू हुई है। इस प्रकार की बातें इन्होंने कही हैं। यदि हम डिमांड की बात करें कि इनकी क्या डिमांड है, इस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इनकी जो है महत्वपूर्ण 3 डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली डिमांड है कि 6th शेड्यूल में इस लद्दाख को शामिल किया जाए। तो लद्दाख हम लोग देखेंगे मैप में कैसे लद्दाख बना, इस पे बात करेंगे। तो पहली डिमांड है कि भाई संविधान का जो 6ठा शेड्यूल है, 6ठा अनुसूची है, उसमें लद्दाख को शामिल करो। और इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया है कि बीजेपी जो है 2019 का जब इलेक्शन लड़ रही थी, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, मतलब बीजेपी ने ये वादा किया था कि हम क्या करेंगे, एक तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, जो कि बन चुका है। दूसरा उन्होंने बोला था बीजेपी ने कि हम क्या करेंगे कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में 6ठी अनुसूची में जो है लद्दाख को डालेंगे। ये भी बीजेपी का यहाँ पे वादा था। तो इसलिए सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। उन्होंने ये बातें जो है सोनम वांगचुक जी ने कही है मोदी जी को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को समझा कि इन्होंने कहा है कि 6th शेड्यूल में डाला जाए। 6th शेड्यूल में क्या होता है, बेसिकली जब आप 6th शेड्यूल की बात करते हैं तो 6th शेड्यूल में अभी फिलहाल 4 स्टेट हमारे भारत के दिखेंगे आपको। एक तो असम, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट आपको स्टेट दिखते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है वो मिल जाती है। मीन्स क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो निर्णय हैं वो ये खुद ले सकते हैं, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा जो है मामले में दखल नहीं देती है जब इस प्रकार की शेड्यूल में कोई स्टेट शामिल हो जाता है। तो इसी प्रकार से लद्दाख को शामिल करने की यहाँ पे डिमांड हो रही है। अब क्या प्रॉब्लम है उस पर आगे बात करेंगे, पहले डिमांड को देख लेते हैं। उसके बाद जो अगली डिमांड आप यहाँ पे देखेंगे वो है कंप्लीट स्टेट का। इनका कहना है कि चूंकि लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, इसे कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे लोकसभा जो MP हैं उनकी संख्या 1 है, जिसको बढ़ा के 2 करने की बात भी की जा रही है, ठीक है। अगली डिमांड जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर है। उनका कहना है कि चूंकि लद्दाख एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको क्या दिखेंगे, तो बहुत सारे जो है आपको बर्फ देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो उत्खनन का काम है, माइनिंग वगैरह का काम जो है ना किया जाए, इसको प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। तो इनका ये ब्लेम है सोनम वांगचुक जी का कि इसमें बहुत सारी कंपनी जो है गलत तरीके से माइनिंग वगैरह कार्य जो है यहाँ पे करने की सोच रही है, इसलिए जो है इसको प्रोटेक्शन देने की बात यहाँ पे सोनम वांगचुक जी ने की है। तो ये तो डिमांड्स हमने समझ लिए कि आखिर सोनम वांगचुक जी की डिमांड क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जब ये डिमांड रखी गई थी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो अमित शाह जी हैं, प्रोटेस्ट को देखते हुए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने 4 मार्च को, मैं बता दूं 4 मार्च जो है, 4 मार्च वो तिथि है 2024 का, जिसमें अमित शाह और जो कमेटी है उनके मेंबर्स ने जो प्रोटेस्ट कर रहे जो यहाँ पे ग्रुप्स थे उनके मेंबर्स से यहाँ पे बातचीत करी
और उसमें जो है ये कहा गया, अमित शाह जी ने कहा कि आर्टिकल 371 जो है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 371 क्या है, इसके तहत क्या होता है कि बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी जाती है किसी एक स्टेट को। ठीक है, जैसे मिजोरम वगैरह को ये ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यही जो है अमित शाह ने प्रपोजल दिया कि हम एक काम करते हैं, आर्टिकल 371 हम जो है आपको देंगे। उसमें आपकी जो डिमांड है कि जैसे रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही कि रोजगार मिलना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी रिलीजियस जो ऑटोनॉमी होती है कि कोई भी आप जो धार्मिक क्रियाएं करेंगे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की ऑटोनॉमी आपको आर्टिकल 371 के तहत दी जाएगी। मगर 6th शेड्यूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ये अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया 4 मार्च को। उसके बाद 2 दिन के बाद ही 6 मार्च को जो है यहाँ पे सोनम वांगचुक जी ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना, मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेट फास्ट है जिसमें वो नमक और पानी ही सिर्फ पीते थे, कोई खाना नहीं खाते थे, वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने समझ लिया। देखिए अब इसके पीछे की यदि बैकग्राउंड देखें, सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट किसका मिला, तो इसमें 2 महत्वपूर्ण पार्टी है जिसका नाम है ले एपेक्स बॉडी और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इन्होंने मिलकर यहाँ पे सपोर्ट दिया और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में देखने को मिली। आखिर ये ले एपेक्स बॉडी है, ये लेह की है और ये कारगिल की है। ये 2 महत्वपूर्ण जगह हैं जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है और इसी से आप समझ पाएंगे कि सरकार के पास क्या सही में सरकार प्रॉब्लम फेस कर रही है या नहीं कर रही, इस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि यदि हम मैप की बात करें तो आप यहाँ पे मैप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और भारत के आप यदि उत्तर में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लद्दाख दिखेगा। ठीक है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था एक समय में, ये पूरा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर हुआ करता था, मगर इसको जो है 2019 की हम बात करें, 2019 का अक्टूबर महीना था, इसमें क्या किया गया कि ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ये जो पूरा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इसको बना दिया गया लद्दाख और यहाँ पे जो ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं इसको जम्मू कश्मीर बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन वगैरह भी होंगे आगे, ऐसी बातें चल रही हैं क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है, मगर लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में अभी कोई इलेक्शन की बात भी नहीं हो रही है, जो कि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी डिमांड भी है। साथ ही साथ यदि बात करें तो हमने कहा कि एक तो एमपीज की कमी है, दो एमपी भी उनकी डिमांड रही है। देखिए यदि हम आगे बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं लद्दाख, यहाँ पे आपको लेह देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है कारगिल देखने को मिलेगा। ये 2 महत्वपूर्ण जगह है। कारगिल ही वो जगह है जहाँ पे एक बार युद्ध भी हो चुका है, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये 2 जगह आप देख पा रहे हैं। तो यही की जो है आप कारगिल में देखेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी देखने को मिलती है और इस एरिया में आपको बुद्धिस्ट आबादी देखने को मिलती है। यही की 2 पार्टी हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पे इसे समर्थन दिया है। तो आई होप इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं कि आगे प्रॉब्लम क्या है, इस पर हम चलते हैं अगले मैप में तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, तो ये जम्मू कश्मीर पहले था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, लद्दाख है, राइट। मगर लद्दाख की आप एरिया देखेंगे तो लद्दाख में आपको क्या होगा कि लगभग ये जो पार्ट है लगभग इसका मैं बोलूँगा लगभग 10%। ठीक है, और लगभग ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये जो एरिया है ये आपका क्या है, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। मगर जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण ये जो है जब देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम में जो है यूएनओ की दखल अंदाजी के बाद यहाँ पे एक लाइन जो है बनी हुई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलओसी बोलते हैं, और यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है जिसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस एरिया में अक्साई ये जो एरिया है ये चीन ने कब्जाया हुआ है। ठीक है, और ये जो एरिया है वो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ये पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। ठीक है, यहाँ से फायदा ये होता है कि इसमें जब हमारे भारत का यहाँ पे क्या है, तो राज है, मतलब भारतीय सैनिक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये हिस्सा पूरा भारत के कब्जे में है फिलहाल, हालांकि पूरा भारत का ही हिस्सा है मगर ये कब्जाया हुआ है। ठीक है, ये चीन के द्वारा, ये पाकिस्तान के द्वारा, मगर यहाँ पे इंडियन आर्मी आपको देखने को मिलेगी। और इससे फायदा क्या होता है कि जब ऊंचे वाली एरिया में आप रहोगे तो युद्ध लड़ने में आसानी होती है। हालांकि ये जगह माइनस में जाता है और यहाँ पे रहना आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैनिक हमारे हैं बहुत हिम्मत वाले हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऊंचाई के कारण क्या होता है कि
आप चीन पे भी, यहाँ पे चूंकि चीन का कब्जा हुआ है तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं, और यहाँ से आप जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाक ने कब्जा हुआ है उस पर भी नज़र रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये जगह हो जाता है। हालांकि और भी बहुत सारी, जैसे दौलत बेग जो है ओल्दी, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको मालूम है कि चाइना से हमेशा झड़प होती रहती है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो शायद केंद्र सरकार सोच रही होंगी कि यदि हम लद्दाख को ऑटोनोमस बॉडी बना देते हैं, यदि हम यहाँ पे 6 शेड्यूल में इसको शामिल कर देते हैं, तो 6 शेड्यूल में शामिल करने के बाद क्या होगा कि लद्दाख के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी आ जाएगी और वो बहुत सारी चीज डिसीजन जो है खुद लेने लग जाएगी, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो है आगे, जब मान लीजिए कोई मिलिट्री एक्शन लेना है तो इस प्रकार की चीज़ें शायद हो सकती हैं, जिसको शायद केंद्र सरकार यहाँ पे सोच रही है, ठीक है। यदि हम प्रोटेस्ट की दृष्टि से देखें कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनकी दृष्टि से यह है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसको ठीक से रखा जाए, मतलब कि बाहरी कोई माइनिंग वगैरह ना हो, ये इनकी एक अच्छी डिमांड है, इसको हम समझ सकते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।